नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। अब हम अगली कक्षा में चलते हैं एबीओ सेकेंड पेपर के अंतर्गत वीडियो नंबर 42 और इसमें हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा एवं विद्यालय संगठन को प्रभावी बनाने हेतु उसका उपयोग का भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 देखा है। अब मैं ये भी बता चुका हूं आप लोगों को कि इस टॉपिक से लगभग 8 प्रश्न पिछले साल जो एबीओ हुआ, पिछले साल मतलब पिछला जो एबीओ हुआ था 2013 में, उसमें पूछा गया। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है, टॉपिक नहीं, टॉपिक तो वही है, क्लास जो है आज का, उससे इस बार मतलब 2013 में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, यानी एक भी प्रश्न संभवतः नहीं पूछा गया है इस भाग से। तो ये भाग और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि शायद 2013 में नहीं पूछा गया है तो इस बार पूछ लिया जाए। तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है और हम इसमें उन्हीं सब चीज़ों को कवर करेंगे जो पहले हमने प्रकार पढ़े थे। आइए समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसमें सरसरी निगाह से चलेंगे, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो पहले तो प्रश्न पूछा नहीं है, तो अब पूछेगा तो सरसरी वाला ही, मतलब ऊपरी तौर पर ही पूछा जाएगा, प्रकार वगैरह पूछा जा सकता है। अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया और हमने देखा कि 4 प्रकार हमने देखे थे। कौन कौन से 4 प्रकार? अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, परिणामों के आधार पर, अनुसंधान विधि के आधार पर, अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर। तो हमने अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अनुसंधान परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत यह जो वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार देखे थे। अब इनके अंतर्गत कितने कितने प्रकार हैं उसको देखते हैं। में भी आपसे अगर पूछा जाए अनुसंधान के परिणामों के आधार पर वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से इसमें शामिल हैं, कौन कौन से शामिल नहीं हैं, अनुसंधान विधि के आधार पर कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से शामिल नहीं, इस तरीके के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अनुसंधान परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। कार्य, अनुसंधान कार्य के प्राप्त परिणामों यानी रिजल्ट को देखते हुए वर्गीकरण को 3 भाग में बांटा जाता है। अनुसंधान को 3 भाग में बांटा जाता है, उसके रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हम देखें तो। पहला होता है तथ्यात्मक अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में नवीन तथ्यों, नवीन सत्यों को प्रतिपादित किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य वस्तु स्थिति को सामने लाना होता है, यानी ऐसा अनुसंधान जिसका रिजल्ट तथ्य के रूप में आए, नए तथ्य के रूप में आए, उसको क्या बोलेंगे? तथ्यात्मक अनुसंधान कहा जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? तथ्य के रूप में आएगा, फैक्ट के रूप में। दूसरा देखें, सैद्धांतिक अनुसंधान, थ्योरिकल रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के द्वारा नवीन सिद्धांत यानी नया थ्योरी या कोई पुराना थ्योरी है उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा, तो ऐसे को क्या कहेंगे? सैद्धांतिक अनुसंधान। अब तीसरा नंबर पॉइंट है प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड अनुसंधान। अप्लाइड अनुसंधान में इस प्रकार के अनुसंधानों में पूर्ववत यानी पहले से जो ज्ञात तथ्य थे, जो सिद्धांत थे, उनका नवीन अनुप्रयोग यानी फिर से उसको उस पर प्रयोग किया जाएगा, उसको सत्य प्रतिपादित किया जाएगा। इस प्रकार के अनुसंधान को क्या कहेंगे? प्रयुक्त अनुसंधान। तो 3 तरीका के अनुसंधान हमने रिजल्ट के अनुसार देखा। पहला क्या था? तथ्यात्मक, यानी अनुसंधान के परिणाम तथ्य के रूप में आएंगे। नया तथ्य जब आएगा तो क्या होगा? तथ्यात्मक अनुसंधान होगा। उसी तरीके से नया सिद्धांत आएगा तो सैद्धांतिक अनुसंधान होगा। उसी तरीके से नया तथ्य, पुराना तथ्य या पुराना सिद्धांत को फिर से कहीं पे अप्लाई करके, यानी फिर किसी नियम पे अप्लाई करके, मान लेते हैं एक वो 3 प्रकार के बल की बात की गई है, क्या नाम था उनका? अरे 3 प्रकार के बलों की बात नहीं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया और ये सब चीजें वाली जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको, उसका नाम मैं भूल जाऊं किसने उसको प्रतिपादित किया था। उस तरीके का मान लीजिए एक सिद्धांत है, क्रिया के प्रति जितना क्रिया करेंगे उसके विपरीत, जितना बल हम लगाएंगे उसके विपरीत भी उतना ही बल लगाया जाता है, ये मान लेते हैं पुराना सिद्धांत है। अब उसको फिर से हम प्रयोग करके साबित करेंगे कहीं पे, तो उसको क्या बोलेंगे? अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान। क्लियर होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपसे पूछेगा तो प्रकार आदि के बारे में ही पूछेगा या फिर उसके अंदर क्या होता है उसको पूछेगा। अब अनुसंधान की विधि के आधार पर देखते हैं, यानी विधि के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधानों में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान वस्तुतः अतीत का अध्ययन करके क्या था प्रश्न का उत्तर प्रदान करते हैं। इस प्रकार के अनुसंधानों का विषय वस्तु ऐतिहासिक सामग्री होता है। तो विधि के आधार पर पहला ऐतिहासिक अनुसंधान,
तो इतिहास के किसी घटना पर अध्ययन किया जाएगा तो ऐतिहासिक अनुसंधान होगा। दूसरा, वर्णनात्मक अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधानों में वर्णनात्मक विधि यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान वस्तुतः वर्तमान यानी वर्तमान में चल रहा है उसमें विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके क्या है प्रश्नों का उत्तर देता है। सर्वेक्षण यानी सर्वे, घटनेतर अध्ययन, इकाइक अध्ययन कुछ प्रमुख वर्णनात्मक अनुसंधान की विधियां हैं। इसके अध्ययन की प्रमुख अध्ययन की विषय वस्तु वर्तमान परिस्थितियों में उससे प्राप्त सूचनाएं होती हैं। तो ध्यान रखेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान में तो एक तो आपसे पूछ ही सकता है कि विधि के आधार पर 3 प्रकार के अनुसंधान कौन कौन से हैं, और पहले पूछा जाता था 5 ऑप्शन में A, B, C, D और E, लेकिन अब जानते हैं कि 5वां ऑप्शन हट गया है। तो अब जब 5वां ऑप्शन हट गया है तो विधि के अनुसार पूछेगा जब आपसे तो 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा दे देगा कोई और उसका, मान लेते हैं विधि के अनुसार दे रहा है तो विधि के अनुसार प्रकार 3 प्रकार हमने पढ़ लिया और एक चौथा दे दिया परिणाम के आधार पर तथ्यात्मक अनुसंधान। अब पूछेगा कि कौन सा विधि के अनुसार अनुसंधान का प्रकार नहीं है तो आप सही उत्तर क्या ले लेंगे, तथ्यात्मक अनुसंधान। और एक और उत्तर प्रश्न यहां से पूछ सकता है वर्णनात्मक अनुसंधान से कि सर्वेक्षण, घटनेतर अध्ययन, इकाई अध्ययन किस प्रकार के अनुसंधान हैं, तो कौन सा उत्तर होगा, वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रकार होगा। तो यहां से एक प्रश्न यानी इसके अंदर से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विधि अनुसंधान विधि के आधार पर इनमें से कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। तो एक तो हमने देखा पहले ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा वर्णनात्मक अनुसंधान, अब तीसरा देखते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोग अनुसंधान वस्तुतः भावी फ्यूचर परिस्थिति का अनुमानिक अध्ययन करके क्या होगा प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसमें किसी चर यानी चर मतलब जो वेरिएबल हो, जो चेंज हो सकता है, किन्हीं चरों को नियंत्रित करने का घटनाक्रम पढ़ने वाले उस पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने 3 प्रकार के देखा अनुसंधान विधि के अनुसार 3 प्रकार देखे। पहला ऐतिहासिक जो पहले जो बीत गया उस घटना का प्रयोग करेगा, दूसरा वर्णनात्मक जो कि वर्तमान में है उसका अध्ययन करेगा, और प्रयोगात्मक जो भविष्य के लिए अध्ययन किया जाएगा उसको प्रयोगात्मक कहेंगे। तो इस तरीके से जिस हिसाब से आपके पास टेंस होता है यानी आप काल पढ़ते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य काल, उसी प्रकार से इसका भी प्रकार है विधि के अनुसार का प्रकार। अब देखते हैं अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान एक उसमें भी था, ध्यान रखेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान अभी जो पिछले में हमने पढ़ा, जैसे ये विधि के आधार पर अनुसंधान जो था उसमें भी वर्णनात्मक अनुसंधान था और इसमें भी वर्णनात्मक अनुसंधान है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किसी घटना की वास्तविक स्थिति का यथावत वर्णन करना होता है। सर्वेक्षण, घटनेतर अध्ययन तथा एकल अध्ययन इस प्रकार के अनुसंधान के कुछ उदाहरण है। दूसरा है विश्लेषणात्मक अनुसंधान यानी एनालिटिकल रिसर्च। इसमें क्या है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, साक्ष्यों आदि का विश्लेषण करके उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य प्रायः वर्णनात्मक अनुसंधान से अधिक गहन, सारगर्भित तथा विस्तारित होते हैं। यानी जैसा वर्णनात्मक अनुसंधान है प्रकृति के आधार पर, उसमें आप देखते हैं सर्वे, घटनेतर अध्ययन तथा एकल अध्ययन आदि के माध्यम से किया जाता है। यानी ये सब क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान के ही कुछ टाइप हैं, सर्वेक्षण हो गया या घटनेतर अध्ययन हो गया। लेकिन विश्लेषणात्मक अनुसंधान जो है इसमें जो भी तथ्य होती हैं, सूचनाएं जो भी होती हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है और इससे ज्यादा सारगर्भित होता है। यानी विश्लेषणात्मक अनुसंधान वर्णनात्मक अनुसंधान से ज्यादा डीप में किया जाता है, गहराई में किया जाता है। अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको एक्शन रिसर्च पढ़ते हैं, और एक्शन रिसर्च हमने सबसे पहले भी एक बार पढ़ लिया है और हमारा टॉपिक भी है क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में ही हमको आगे पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत डीप में हमको पढ़ना है। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र व विस्तारित बिंदु सिद्धांतों का सामान्यीकरण उपयोग न होकर तात्कालिक समस्याओं का शीघ्र समाधान करना होता है। यह अनुसंधान कार्य व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने तथा विद्यालय परिस्थितियों का उन्नयन करने पर जोर देता है। इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य है क्रिया, जो कि समस्या के हल अथवा किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से संबद्ध होता है। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्यतः विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की प्रणाली में सुधार एवं विकास करने से संबंधित है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है,
हमेशा से, चाहे जिस प्रकार में रहा हो, 4 प्रकार हमने पढ़ा है, 4 प्रकार के अंदर 3-3 टाइप पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे भी हो, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? विद्यालय से संबंध है, तत्कालिक परिस्थितियों में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है तुरंत उसका समाधान करने पर जोर देता है, और इसमें व्यवहारिक समस्याओं को शामिल किया जाता है। देखते हैं तत्कालिक या इमीडिएट या स्थानीय। तत्कालिक या स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किस प्रकार के अनुसंधान में किया जाता है? संभावित प्रश्न है। ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक अनुसंधान, बी है मौलिक अनुसंधान, सी है क्रियात्मक अनुसंधान और डी है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। तो हमने इस चीज को पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था और फिर अभी भी पढ़ा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान, रिएक्शन रिसर्च। क्योंकि ऐसे अनुसंधान में क्या होता है, जो भी समस्याएं आती हैं उस समस्या का तुरंत ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्रियात्मक तथा मौलिक अनुसंधान में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। ये देखिए, ये कुछ यहां से अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण हमने पिछले वीडियो में देखा। उसके बाद अनुसंधान परिणामों के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार के देखे। एक तथ्य वाला देखा, फिर हमने थ्योरी वाला देखा, नया थ्योरी आएगा, फिर हमने देखा अप्लाइड रिसर्च जिसमें कि पुराना कोई नया तथ्य है या फिर पुराना कोई तथ्य है, कोई थ्योरी है, उसको फिर से साबित किया जाएगा। फिर अनुसंधान विधि के आधार पर हमने 3 देखे। उसी प्रकार से अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर भी हमने 3 वर्गीकरण देखा। तो यानी इसका हमारा काम लगभग खत्म हो गया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि बता रहा हूं, ये तो प्रश्न सही बन रहा होगा आपसे, क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में क्या अंतर है? मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में हमने सबसे पहला टाइप देखा था, ध्यान होगा आपको। सबसे पहले टाइप में हमने इसी को पढ़ा था। 3 प्रकार जो देखे थे हमने यहां पे, ये अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर हमने जब 3 प्रकार देखा था पिछले वाले वीडियो में, उसमें एक क्रियात्मक अनुसंधान था तीसरा नंबर, और पहला था मौलिक अनुसंधान। तो मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या फर्क होता है, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो उसको हम देख लेते हैं। चलिए पहला देखते हैं आधार, यानी पहला आधार मतलब उद्देश्य। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है और मौलिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की प्रणाली में सुधार एवं विकास करना, जबकि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? नया तथ्य, नया सत्य की खोज करना या नया सिद्धांत का प्रतिपादन करना। उसी प्रकार के अनुसंधानकर्ता की बात करें तो इसमें अनुसंधानकर्ता शिक्षक होगा, प्राचार्य, प्रशासक तथा विद्यालय निरीक्षक हो सकते हैं, जबकि मौलिक अनुसंधान में शोधकर्ता को विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि लेना आवश्यक होता है, वही मौलिक अनुसंधान कर सकता है। संबंध देखते हैं, समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है और इसमें यह आवश्यक नहीं कि उसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध हो मौलिक अनुसंधान में। आगे देखते हैं, समस्या की बात करें अगर तो क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का रूप संकुचित होता है, कक्षा, विषय तथा विद्यालय तक सीमित होता है, समस्या का व्यवहारिक रूप होता है, समस्या का बाह्य मूल्यांकन नहीं होता। यानी ये छोटी समस्याओं को हल करता है क्रियात्मक अनुसंधान। छोटी समस्या मतलब आसपास की समस्या को, लोकल समस्या को, जो तत्कालिक समस्या है उसको। जबकि मौलिक अनुसंधान की बात करें तो समस्या का रूप अधिक व्यापक होता है, मौलिक होता है और सैद्धांतिक होता है। परिकल्पना की बात करें तो परिकल्पनाओं को प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है, और मौलिक अनुसंधान जो होता है परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष पर, सिद्धांतों पर तथा अनुभव पर आधारित होता है। रूपरेखा की बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली होती है, शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। लचीली होती है का मतलब, जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है राम और एक बच्चे का नाम है रामू। राम और रामू की सेम समस्या हो सकती है, लेकिन उसका जो रूपरेखा होगा, रूपरेखा मतलब समस्या को समाधान करने की प्रक्रिया, राम के लिए अलग हो सकती है, रामू के लिए अलग हो सकती है, क्योंकि राम की सोचने की क्षमता जो है रामू के सोचने की क्षमता से अलग हो सकती है। इसीलिए ये जो क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा है वो लचीली होती है, जबकि मौलिक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली बिल्कुल नहीं होती। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता होती है, जबकि क्रियात्मक में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये लचीली होती। अब देखते हैं आधार में और प्रदत्त
प्रदत्तों का संकलन। प्रदत्तों के संकलन में निरीक्षण प्रविधि तथा शिक्षक निर्मित परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। प्रमाणिक परीक्षा भी प्रयुक्त की जा सकती है। निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। प्रदत्तों और मौलिक अनुसंधान में देखें तो प्रदत्तों के संकलन में विश्वसनीय तथा वैध एवं प्रमाणिक परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। अपेक्षित निरीक्षण उपलब्ध न होने पर शोधकर्ता उनका निर्माण करता है और उसे प्रमाणित करता है, जबकि इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें विश्वसनीय डेटा रखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें जो है वो जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है बच्चों को समझाने के लिए। अब देखते हैं सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष। कार्य विधि समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। सामान्यीकरण नए तथ्यों तथा सिद्धांतों, सत्यों तथा सिद्धांतों के रूप में होता है। मूल्यांकन की बात करें तो शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि इस समस्या के समाधान में कहां तक सफलता मिली। शिक्षक को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है। पुनः मतलब रीफोर्समेंट, कि वैसा अगर मान लेते हैं रामू और सामू को सिखाया गया कि तुमको शुद्ध लेखन, मतलब तुम्हारी वर्तनी खराब है, इसकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो रामू को अलग तरीके से, श्यामू को अलग तरीके से सिखाया गया। रामू को बोला गया कि तुम शुद्ध लेख लिख करके आना, और श्यामू को बोला गया कि मैं यहाँ पे इमला बोलूंगा। इमला मतलब जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको तुमको लिखते जाना है, उसको इमला बोला जाता है, उसको तुमको लिखते जाना है। तो अलग अलग तरीके से सिखाया जा सकता है और शिक्षक ये चीज देख सकता है कि भाई जो इसको मैं शुद्ध लेखन के लिए बोला था कि कॉपी में जो भी किताब में लिखा है उसको लिख करके लाना, उसमें ज्यादा सफलता मिल रही है या इमला बोलने में ज्यादा सफलता मिल रही है। अगर इमला बोलने में ज्यादा सफलता मिल रही है तो शिक्षक जो होता है उसको क्या मिलता है, पुनर्बलन। उसको फिर आगे जब आने वाली पीढ़ी होगी, जैसे मान लेते हैं एक बैच निकल गया, अब दूसरा बैच आया, उसमें भी वैसी समस्या है, तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक इमला पर ज्यादा फोकस करेगा, शुद्ध लेखन पर ज्यादा फोकस नहीं करेगा, क्योंकि इमला के लिए इमला बोल करके उसने पहले श्यामू को अच्छी तरीके से ट्रेंड किया है। अब उसके वजह से उसको पुनर्बलन रिफोर्समेंट मिल रहा है इमला बोल लिखवाने के लिए। क्लियर है? चलिए, मूल्यांकन बाह्य होता है। विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। अच्छे कार्य के लिए उपाधि प्रदान की जाती है मौलिक अनुसंधान में। एक प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान में कार्यविधि समस्या के समाधान का रूप होता है सैद्धांतिक रूप, व्यवहारिक रूप, तथ्यात्मक रूप या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यवहारिक रूप होता है। क्यों व्यवहारिक रूप होता है? क्योंकि जो भी समस्याएं आती हैं क्रियात्मक अनुसंधान में जो भी समस्याएं आती हैं वो मुख्य रूप से व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, और उन व्यवहारिक समस्याओं को लचीले ढंग से सॉल्व करने की जिम्मेदारी, समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उसी शिक्षक की होती है। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था। इस छोटे से टॉपिक से मे भी अगर एक दो प्रश्न पूछ लिए जाएं तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि बहुत सतही स्तर पर पूछा जाएगा। हम आगे जो पढ़ेंगे जिसमें बहुत डीप में जाकर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिस भाग में, उसको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।